नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे दुस्साहसिक बचाव अभियान की जिसे एंटेबे रेड के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है कि कैसे एक देश अपने लोगों को बचाने के लिए 4000 किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके में चला गया। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप एक फ्लाइट में हैं और कुछ ही घंटों के अंदर आप खुद को एक अनजान देश में एक क्रूर तानाशाह की दया पर बंधक पाते हैं। सुनने में ये भले ही डरावना लगे, लेकिन एयर फ्रांस फ्लाइट 139 के यात्रियों के लिए ये एक भयानक हकीकत थी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये कहानी शुरू होती है 27 जून 1976 को। एयर फ्रांस की एक फ्लाइट तेल अवीव से पेरिस के लिए उड़ान भरती है। बीच में एथेंस में एक छोटा सा स्टॉप था और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। जैसे ही प्लेन ने एथेंस से उड़ान भरी, 4 आतंकवादियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने पायलट को प्लेन दक्षिण की ओर मोड़ने पर मजबूर किया। पहले प्लेन ईंधन भरने के लिए लीबिया के बेंगाजी में उतरा और फिर वो अपने आखिरी ठिकाने यानी युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर पहुंच गया। अपहरणकर्ताओं की मांगें बिल्कुल साफ थीं। दुनिया भर की जेलों में बंद 53 आतंकवादियों की रिहाई और साथ में $50 लाख। और उन्होंने एक डेडलाइन भी दे दी। अगर 1 जुलाई तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो एक-एक करके बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि युगांडा में उतरना यात्रियों के लिए, खास तौर पर इजरायली यात्रियों के लिए, इतना खौफनाक क्यों था? इसका जवाब उस देश के शासक के पास था। उस वक्त युगांडा पर ईदी अमीन का शासन था, जो एक बहुत ही क्रूर और मनमौजी तानाशाह माना जाता था। दिलचस्प बात यह है कि कभी अमीन इजराइल का दोस्त हुआ करता था, लेकिन जब इजराइल ने उसे कुछ खास जेट फाइटर बेचने से मना कर दिया तो वो भड़क गया। उसने लीबिया के गद्दाफी से हाथ मिला लिया और इजराइल का कट्टर दुश्मन बन बैठा। उसके इस रवैये ने इस हाईजैकिंग को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। दुनिया के सामने ईदी अमीन ने खुद को एक शांतिदूत की तरह पेश किया। वो बंधकों से मिलने गया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो तो बस उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ है, एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। अमीन ने न सिर्फ अपहरणकर्ताओं का स्वागत किया, बल्कि उन्हें 3 और साथी और हथियार भी मुहैया कराए। उसने अपनी सेना को बंधकों की निगरानी पर लगा दिया ताकि अपहरणकर्ता आराम कर सके। मतलब साफ था, अमीन कोई मध्यस्थ नहीं, बल्कि इस खेल का एक अहम खिलाड़ी था। और फिर युगांडा के सैनिकों की मदद से अपहरणकर्ताओं ने एक ऐसी चीज की जिसने सबको दहला दिया। उन्होंने इजरायली और यहूदी यात्रियों को बाकी लोगों से अलग करना शुरू कर दिया। ये मंजर होलोकॉस्ट की दर्दनाक यादें ताज़ा कर रहा था। 100 से ज्यादा लोगों को एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया और उनकी किस्मत का कोई भरोसा नहीं था। अब कहानी का रुख मुड़ता है इजराइल की तरफ, जहां सरकार एक ऐसे संकट का सामना कर रही थी जिसका कोई आसान हल नहीं था। इजरायली कैबिनेट में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी। एक तरफ प्रधानमंत्री राबिन थे, जो बातचीत करके किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों की जान बचाना चाहते थे, तो दूसरी तरफ थे रक्षा मंत्री पेरेस, जिनका मानना था कि आतंकवादियों के आगे झुकना मतलब भविष्य में ऐसे और हमलों को दावत देना है। किसी भी बचाव मिशन के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो थी दूरी। 4000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला, वो भी दुश्मन देशों के ऊपर से, किसी भी मिलिट्री एक्शन को लगभग नामुमकिन बना रहा था। लेकिन फिर उम्मीद की 2 किरणें नजर आईं। पहली, जब अपहरणकर्ताओं ने कुछ गैर इजरायली बंधकों को रिहा किया तो उनसे मोसाद को अपहरणकर्ताओं और उनके हथियारों के बारे में जरूरी जानकारी मिली। और दूसरी, पता चला कि एंटेबे का एयरपोर्ट टर्मिनल एक इजरायली कंपनी ने ही बनाया था और उसके ब्लूप्रिंट्स उनके पास मौजूद थे। इस जानकारी के आधार पर एक ऐसा हैरतअंगेज प्लान तैयार किया गया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस प्लान के 4 मुख्य हिस्से थे। चलिए देखते हैं कि वो क्या थे। 3 जुलाई की रात को इस प्लान को हरी झंडी मिल गई। 4 इजरायली C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन रात के अंधेरे में युगांडा की तरफ अपनी लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। इस पूरे प्लान का सबसे चालाकी भरा हिस्सा था एक धोखा। कमांडो अपने साथ एक काली मर्सिडीज कार ले गए थे, जो बिल्कुल ईदी अमीन की कार जैसी दिखती थी। आइडिया ये था कि युगांडा के गार्ड्स को लगेगा कि उनका राष्ट्रपति आ रहा है और वो कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, जिसकी भनक इजरायली इंटेलिजेंस को नहीं थी। हुआ ये
कि हमले से ठीक 2 दिन पहले इदी अमीन ने एक नई सफ़ेद मर्सिडीज खरीद ली थी। कमांडोज इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका ये धोखा लैंड करते ही पकड़ में आ सकता है। और हुआ भी वही। जैसे ही काफिला टर्मिनल की तरफ बढ़ा, युगांडा के गार्ड्स को शक हो गया। उन्होंने काफिले को रोक लिया। अब इजरायली कमांडो के पास गोली चलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था और सरप्राइज का एलिमेंट खत्म हो गया। इसी शुरुआती गोलीबारी में मिशन को लीड कर रहे योनी नेतन्याहू को एक स्नाइपर की गोली लगी और वो शहीद हो गए। अपने लीडर को खोने के बाद भी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ने का फैसला किया। कमांडो टर्मिनल के अंदर घुसे, हिब्रू और अंग्रेजी में चिल्ला रहे थे, लेट जाओ। एक छोटी लेकिन जबरदस्त गोलीबारी हुई। कुछ ही मिनटों के अंदर 7 अपहरणकर्ता मारे जा चुके थे और बंधक आजाद थे। ये मिशन एक अविश्वसनीय कामयाबी थी, लेकिन इस जीत की एक कीमत भी चुकानी पड़ी थी। कुल मिलाकर 102 बंधकों को बचा लिया गया, लेकिन इस कामयाबी के लिए इजराइल ने अपने कमांडर योनी नेतन्याहू को खो दिया। क्रॉसफायर में 3 बंधकों की भी जान चली गई और साथ ही लगभग 45 युगांडा के सैनिक भी मारे गए। वापस लौटने से पहले इजरायली कमांडो ने युगांडा के एयरफोर्स के 11 मिग फाइटर जेट्स को भी तबाह कर दिया ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। इस कहानी का एक दुखद पहलू ये भी है कि डोरा ब्लोच नाम की एक बुजुर्ग बंधक, जिन्हें बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उन्हें बाद में ईदी अमीन के आदेश पर बेरहमी से मार दिया गया। इजराइल पहुंचने पर इस मिशन का नाम बदलकर शहीद कमांडर के सम्मान में ऑपरेशन योनातन रख दिया गया। योनी नेतन्याहू इजराइल में एक नेशनल हीरो बन गए। उनकी शहादत ने पूरे देश पर एक गहरा असर डाला और उनके छोटे भाई बेंजामिन नेतन्याहू के लिए राजनीति में एक मजबूत जमीन तैयार की, जो बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बने। तो एंटबे रेड सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये एक देश के अपने नागरिकों को बचाने के संकल्प की कहानी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इतिहास के कुछ मिनट, सिर्फ 53 मिनट, एक देश की तकदीर और उसकी पहचान को हमेशा के लिए बदल सकते हैं।